हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैं अजय सोलंकी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर में। और आज हम देखने वाले हैं अपने सिविक्स पॉलिटिकल का थर्ड चैप्टर। मतलब कि जो एसएसटी की आपकी सीरीज़ चल रही है सीटेट और केवीएस की तैयारी के लिए, ये मैं आपको वापस से रिपीट कर दूँ, सीटेट और केवीएस दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक, अत्यंत लाभकारी सीरीज़ है ये, जिसमें आपको साइंस भी करवाता हूँ मैं, एसएसटी भी करवाता हूँ, सारे ही पार्ट्स एसएसटी के। और इसके अलावा जो जनरल साइंस या ईवीएस आप कह सकते हो वो भी आपकी लगातार चलती है। तो आज हम थर्ड चैप्टर करने वाले हैं सिविक्स पॉलिटिकल की बुक से। एनसीईआरटी कवर करा रहा हूँ आपको। एनसीईआरटी ही सभी चीज़ों का आधार होती है, तो कम से कम ये मान के चलो एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो कुछ नहीं पढ़ा। आगे बढ़ते हैं भाई। आज हमारा चैप्टर कौन सा? चैप्टर का नाम है सरकार क्या है, गवर्नमेंट क्या होती है। तो गवर्नमेंट क्या होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे आज। यहाँ कुछ बताया गया है कि सरकार के काम क्या होते हैं। बहुत ही आसान सी बात है, सारे काम सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, चाहे वो आपसे टैक्स लेने से लेकर चाहे वो आपको फैसिलिटी देने तक हो। जैसे मान लीजिए कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है, उसमें अगर सहायता करनी है सरकार को करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। अगर देश पर संकट आ गया है किसी पड़ोसी देश से, तो सरकार को रक्षा करनी चाहिए, उसे रक्षा करनी पड़ेगी। अगर उसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देनी है, जैसे मान लीजिए अगर आपको रेल सुविधा देनी है तो रेल सुविधा भी दी जाती है, जिसका नाम क्या है? भारतीय रेल। अगर आपको पेट्रोलियम देना है, पेट्रोल देना है, तो उसके लिए भी भारत पेट्रोलियम है वो दिया जाता है। उसके अलावा न्याय देने से लेकर मतलब जैसे आपके कोर्ट कचहरी के काम होते हैं वो सारे से लेकर और आपकी कानून व्यवस्था तक सारे काम जो है वो सरकार के होते हैं। तो सरकार को इतने काम किस किस स्तर पर मैनेज करने पड़ते हैं? तो 3 स्तर होते हैं भाई। सबसे पहला स्तर कौन सा होता है? स्थानीय, मतलब लोकल लेवल आपका। उसके बाद होता है राज्य स्तर, उसके बाद होता है राष्ट्रीय स्तर। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई भी केस है तो आपको अपने क्षेत्र के पुलिस स्टेशन और अपने क्षेत्र के ही कोर्ट में जाना पड़ेगा, जिसे आप क्या बोलते हैं? सेशन कोर्ट भी आप बोलते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आप बोल देते हैं। तो क्या है कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ तक कि डाक खाने जो हैं वो भी आपके स्थानीय लेवल तक होते हैं, आपके सरकारी अस्पताल भी स्थानीय लेवल तक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्थानीय स्तर पर होती हैं, क्षेत्रीय स्तर पर होती हैं। उसके बाद मान लीजिए कि राज्य स्तर है। राज्य स्तर मतलब जैसे कि मान लीजिए दिल्ली हाई कोर्ट है, या मान लीजिए कि महाराष्ट्र हाई कोर्ट है या पंजाब हाई कोर्ट है। तो ये क्या हुए? ये राज्य स्तर के कोर्ट हो गए हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ जो है वो राज्य स्तर पर होती हैं। यहाँ तक कि अगर आप मंत्री संतरी का विभाजन भी देखोगे तो एमएलए से लेकर एमएलए या एमपी या मंत्री या सेंट्रल मिनिस्टर, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये स्तर के हिसाब से डिवाइडेड की गई होती हैं। जो आपके एमएलए हैं भाई वो आपके स्थानीय लेवल तक हो गए। उसके बाद आपके जो एमपी हैं वो मान लीजिए कि एमपी या आपके जो ये हो गए नॉर्मल मिनिस्टर हो गए आपके, तो ये क्या हो गए? ये स्टेट लेवल के हो गए। उसके बाद भाई जैसे मान लीजिए कि कोई केंद्र सरकार में मंत्री है तो वो क्या हो गया? वो सेंट्रल लेवल का मिनिस्टर हो गया, तो वो केंद्र तक पहुंच गया, राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया। जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो वो राष्ट्रीय स्तर पर हैं। उसके अलावा अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो राज्य स्तर पर हो गए, और अगर फिर किसी और एमएलए की बात करें तो वो स्थानीय स्तर पर हो जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग जो है चीज़ों के अलग अलग स्तर पर सरकार के काम को देखा जा सकता है। जैसे ये देखिए, ये एक नक्शा है भारत का, ये राज्य स्तर का नक्शा है। उसके बाद आगे देखिए, ये जिला स्तर का नक्शा है। तो इस तरीके से भाई कुल मिला के हम देख सकते हैं चीज़ों को। अब कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें, 2 बातें। आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। ये आपको पता होना चाहिए कि तेलंगाना कब अलग हुआ, तेलंगाना कौन से नंबर का राज्य है। तो तेलंगाना 29वें नंबर का राज्य है और 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ। ठीक है, किससे अलग होकर बना? ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। इससे याद आया, अगर आपने अभी तक मेरी मैप वाली वीडियो नहीं देखी है तो अभी के अभी जाकर मैप वाली वीडियो देखो, और या मैं इसको कमेंट सेक्शन में एक कमेंट डाल दूंगा, उसका लिंक डाल दूंगा, देखो उसे। बहुत ही बढ़िया ये तरीका है इंडिया के मैप को याद करने का। सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर आप उसे याद कर सकते हो, पूरे इंडिया के मैप को। आगे बढ़ते हैं।
31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू कश्मीर जिसे हम राज्य मानते थे उसे केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जिसमें पहले क्या लगी हुई थी, धारा 370 लगी हुई थी। उस धारा 370 को हटाकर क्या किया गया, 370 और 35A को हटाकर हमें इस राज्य को 2 भागों में विभाजित करना पड़ा। एक आपका हो गया जम्मू और कश्मीर और दूसरा हो गया लद्दाख। अब ये क्या है, ये यूनियन टेरिटरी है, जिसको क्या बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। जैसे दिल्ली है, जैसे आपका चंडीगढ़ है, जैसे आपका दमन एंड दीव है, जैसे आपका दादर नगर हवेली है, सेम उसी तरीके से आपका अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो चुका है, जिसे सीधा केंद्र जो है रेगुलेट करती है, कोई राज्य सरकार रेगुलेट नहीं करती है। अब बात करते हैं सरकार और कानून की। तो सरकार और कानून में क्या संबंध है और सरकार कानून कैसे बनाती है, कब बनाती है, कैसे उसे लागू करती है, अलग अलग बातों को थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहली बात, सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, कानून 2 तरीके से बनता है। पहला तरीका कि जो संसद होती है, जो पार्लियामेंट होती है, उसमें बहुमत जिसकी तरफ जाएगा उसे पास करके कानून बना दिया जाता है। कानून तब बनता है जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं। जैसे अभी CAA और NRC जो था, NRC तो खैर साइड कर दो, CAA जो था ये पहले क्या था, CAB था। CAB का मतलब क्या होता है, बिल, B फॉर बिल। अब ये जो बिल था ये क्या किया गया, इसको ड्राफ्ट किया गया था बीजेपी के द्वारा। अब बीजेपी ने इसे ड्राफ्ट करके पार्लियामेंट में रखा और उसके बाद वहाँ बहुमत से ये पास हो गया। पास होने के बाद ये राष्ट्रपति जी के पास गया, वहाँ राष्ट्रपति जी ने इस पे हस्ताक्षर कर दिए, सिग्नेचर कर दिए। सिग्नेचर करते ही के साथ ये कैब से हटकर CAA हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या बन गया, बिल से हटकर एक्ट बन गया। अब क्या बन गया, ये एक कानून बन गया। तो अब ये क्या चीज़ है। अच्छा, एक और तरीका भी होता है, जैसे मान लीजिए कि अभी पार्लियामेंट के स्तर नहीं चल रहे हैं, इनकी डिस्कशन का टाइम होता है ना, तो वो नहीं चल रहा है और बीच में कोई कानून बहुत जल्दी में बनाने की आवश्यकता है, तो उस समय पर अध्यादेश लाया जाता है। अध्यादेश का मतलब क्या हुआ कि फिलहाल पार्लियामेंट के जो सेशंस हैं वो नहीं चल रहे हैं, लेकिन कोई कानून बनाना ज़रूरी था, इस वजह से बीच में ही कुछ इमरजेंसी मान लो या कुछ भी मान लो कि हाँ भाई उस चीज़ की ज़रूरत थी और उसको लागू कर दिया गया, तो उसे बोला जाता है अध्यादेश। आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद कानून तो बना दिया गया है, अब उस कानून को लागू करना भी सरकार के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। जैसे कि मान लो कि सरकार ने ये बोला कि गाड़ी चलाते समय आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तो इसमें क्या बोला गया, होना चाहिए। लेकिन अगर लाइसेंस नहीं मिला तो आपके साथ क्या होगा, ये भी सरकार ही सुनिश्चित करेगी। तो अगर लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए आप पकड़े जाते हो तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, और अगर ज़्यादा ही बदतमीजी करोगे तो आपको कुछ दिन के लिए जेल में भी रहना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। सरकार को ये शक्तियां किसने दी हैं। सरकार होती है 2 तरह की, एक क्या होती है लोकतांत्रिक सरकार, एक क्या होती है राजतंत्रीय सरकार। अब जो लोकतांत्रिक सरकार है इसमें लोगों ने ही सरकार को शक्तियां दे रखी हैं। लोगों ने क्या किया, चुनाव किया, लोगों ने वोट दिया, मतदान किया, उसके बाद क्या हुआ कि एक सरकार बहुमत के साथ सामने आई। अब लोगों के प्रतिनिधि वे बन चुके हैं, लोगों के फायदे के लिए, लोगों के हित में वो ही सारे फैसले करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, लोगों ने ही उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना है और उन्होंने ही उन्हें सारी शक्तियां दी हैं। अगर वो मतदान ना करते तो उन्हें शक्तियां ना मिलती, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ क्या होता है भाई कि जो राजतंत्रीय सरकार होती है वो किसी के चुनने से नहीं बनती, वो अपनी मर्जी से बनी हुई होती है, और जो राजा का बेटा होगा वही आगे चल के राजा बनेगा। ये होती है राजतंत्रीय सरकार। हालांकि आजकल कई लोकतंत्र में भी ऐसी पार्टियां होती हैं जिनमें मान लीजिए कि प्रधानमंत्री का बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा या राष्ट्रपति का बेटा ही राष्ट्रपति बनेगा। राष्ट्रपति दादी थी तो फिर उसके बाद पिताजी बने, फिर उसके बाद बेटा बना, फिर उसके बाद आगे जो दादी का पोता आएगा, पड़पोता आएगा, वही बनेगा। इस प्रकार से भी होता है। लेकिन देश देश पर डिपेंड करता है कि लोकतंत्र है या राजतंत्र है, और जनता पे डिपेंड करता है। अगर जनता को पूरी पार्टी पसंद आती है तो क्यों नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, और अगर नहीं पसंद आती है तो कितनी भी कोशिश कर लो नहीं बनने देंगे। तो इस तरीके से बात होती है। पर इन दोनों में एक फ़र्क है। लोकतांत्रिक सरकार जो होती है इसे जवाब देने पड़ते हैं अपने किसी भी काम से जुड़े हुए, लेकिन राजतंत्रीय सरकार को कोई जवाब नहीं देना पड़ता, क्योंकि राजा किसी को जवाब नहीं देता। सरकार के 2 प्रकार होते हैं भाई, मैंने आपको बताया। एक लोकतांत्रिक सरकार, लोकतंत्र में क्या होता है भाई,
लोकतंत्र में मूलभूत विचार ये है कि लोग जो है नियम बनाने में अपनी भागीदारी खुद दिखाएंगे, सरकार को चुनकर। क्या करते हैं, मतदान करते हैं। मतदान में जिसको ज़्यादा वोट मिलती हैं वो जनता का प्रतिनिधि बन जाता है, और क्या बोलते हैं भाई, इसी को लोकतंत्र बोलते हैं। लेकिन यहाँ मतदान का अधिकार सभी को समान और सभी को होना चाहिए, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई काम करता है, चाहे नहीं करता है। एक पर्टिकुलर उम्र से ऊपर अगर यहाँ कोई भी व्यक्ति है तो उसे मतदान करने का बराबर अधिकार दिया जाएगा। इसे कहेंगे लोकतंत्र। आगे बढ़ते हैं। यहाँ इतिहास की कुछ बात है, इतिहास के कुछ पन्ने पलटे जाएंगे और आपको बातें बताई जाएंगी, ध्यान से सुने। सरकार में कहीं भी सरकारों ने अपनी इच्छा से अपनी शक्ति को लोगों के साथ कभी नहीं बांटा, चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो। किसी भी सरकार ने अपनी शक्तियों को किसी भी देश के नागरिकों के साथ अपनी इच्छा से कभी भी नहीं बांटा। पहले क्या होता था, पहले महिलाओं को मतदान करने का अधिकार नहीं होता था। जैसा कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा है कि इन्होंने क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था। प्रोटेस्ट मतलब आंदोलन किया था, ठीक है, जन आंदोलन किया गया था। तो क्या हुआ कि पहले लोग, भारत में भी ऐसा होता था, जिसके पास संपत्ति है, जो अमीर है, सिर्फ वही वोट कर पाएगा, गरीब व्यक्ति और संपत्तिहीन व्यक्ति नहीं कर पाएगा। तो ये भी क्या हुआ, ये भी भेदभाव हुआ। अच्छा, सेम इसी तरीके से पुरुष मतदान कर पाएंगे लेकिन महिलाएं नहीं कर पाएंगी, ये भी क्या हुआ, ये भी भेदभाव हुआ। उसके बाद महिलाओं के द्वारा मतदान के लिए एक संघर्ष किया गया, जो कब किया गया, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में ज़्यादातर जो पुरुष थे उनको लड़ाई करने के लिए सीमा पर बुलाया गया, और जो लोग थे, चाहे वो किसान है, चाहे वो अध्यापक है, चाहे वो कुछ भी है, कारपेंटर है, सभी को सीमा पर बुलाया गया। तो जो उनके काम थे वो सारे के काम अब किसे करने पड़ेंगे। सरकार ने आग्रह किया महिलाओं को कि आप पुरुषों का काम संभाल कर देखें एक बार। तो जब महिलाओं ने उनका काम संभाला तो लोगों को ये समझ में आई कि हम खामखा इनको रोके बैठे थे, ये सारा काम कर सकती हैं। चाहे कोई दुकान संभालना हुआ, चाहे कोई बिजनेस संभालना हुआ, चाहे किसी को पढ़ाना हुआ या कुछ भी करना हुआ, तो महिलाएं पुरुषों के बराबर काम कर सकती थी। इसके बाद जब सरकार को समझ में आया कि महिलाएं सारा काम कर सकती हैं और महिलाओं को भी समझ में आई अपनी इम्पोर्टेंस, तो उन्होंने आंदोलन कर दिया, जिसको क्या बोला गया, जिसे सरफेस मूवमेंट बोला गया। सरफेस मूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि मतदान के लिए अधिकार। तो सरफेस मूवमेंट के किसके लिए किया गया, वुमेन के लिए। और युद्ध के बाद इन्हें अधिकार दिया गया। कब अधिकार दिया गया, अमेरिका में औरतों को मतदान का अधिकार कब मिला भाई, 1920 में, और इंग्लैंड में ये अधिकार मिला 1928 में। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके महिलाओं ने अपने लिए अधिकारों को ज़बरदस्ती पाया, उनके लिए लड़ाई की और जीत गई। इसी के साथ भाई अपना आज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। और आपको मैं बता दूं कि आज आपकी एप्लीकेशन पर काफ़ी नए नए जो कंटेंट है वो अपलोड किए गए हैं। एसएसटी में अगर हिस्ट्री की बात करूं तो 2 वीडियोस डाली गई हैं, 2 नोट्स डाले गए हैं, 2 पीडीएफ डाली गई हैं और एक टेस्ट डाला गया है। ज्योग्राफी में 2 वीडियोस डाली गई हैं, एक नोट डाला गया है आपके लिए, 2 पीडीएफ डाली गई हैं और एक आपके लिए टेस्ट डाला गया है। सिविक्स और पॉलिटिकल में 1 वीडियो डाली गई है, एक नोट डाला गया है, एक पीडीएफ और एक टेस्ट डाला गया है। इसके अलावा भाई ईवीएस, मैथ्स, हिंदी, साइंस, सीडीपी, इंग्लिश, इन सभी में सारी चीज़ें 2-2 डाली गई हैं। तो अभी जाएं और अपनी एप्लीकेशन पर देखें कि क्या क्या नई नई चीज़ें आई हैं जो आपने अभी तक अटेम्प्ट नहीं की हैं, और बिल्कुल भी इसको हल्के में ना लें। सीटेट पास है, एप्लीकेशन आपके सामने है, सब्सक्रिप्शन आप ले चुके हो 151 रुपये में, बहुत सस्ता सब्सक्रिप्शन भी था, और जब पैसे लगाए हैं तो इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो। पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपनी एप्लीकेशन पर लगाओ, इसके टेस्ट को अटेम्प्ट करो, इसके नोट्स उन्हें पढ़ो, इनके रिवीजन करो, इनको याद करो। पढ़ने से काम नहीं चलेगा, याद भी करना पड़ता है, प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। तो सारी चीज़ें देखो ढंग से। इसी के साथ आज की क्लास को ओवर करते हैं। टेक केयर, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।